नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कोरोना के कारण देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 19 दिनों का लॉकडाउन 2 जारी है। लॉकडाउन के बावजूद कई राज्यों में कोविड-19 के केस बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या लॉकडाउन ही एक रास्ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ बिजनेस एक्टिविटी को 20 अप्रैल से शुरू करने की बात की थी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद राज्य सरकारों ने कुछ उद्योग धंधों को खोलने का ऐलान किया। सवाल ये भी है कि कोरोना और आर्थिक कामकाज कैसे संभव है? अगर 20 अप्रैल से आर्थिक कामकाज शुरू होगा तो कैसे? इन सवालों के साथ मैंने आमने सामने में 7 मुख्यमंत्रियों से अलग अलग चर्चा की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों की राय क्या थी। पूरे प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। अब 20 तारीख के बाद लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी क्या प्लानिंग है? आप कैसे करेंगे? क्या आपके कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे? उन डिस्ट्रिक्ट्स को आप खोलेंगे जहां पर कोरोना का वायरस नहीं फैला है? क्या करेंगे? इसको भी 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे शहर 20 तारीख के बाद भी सील रहेंगे, लॉकडाउन जारी रहेगा। हमारे वो जिले जहां कोई एक आध शहर या कस्बा संक्रमित है, हम उसको पूरी तरह से कंटेनमेंट एरिया बना के अंदर और कोई ना जा पाए, बाहर कोई ना जा पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बाकी जिले में जो बाकी स्थान जहाँ कोई एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, वहाँ हम भारत सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार, जैसे मनरेगा की मजदूरी शुरू करना, छोटे मोटे निर्माण के काम प्रारंभ करना, फैक्ट्रीज में काम शुरू करना, जो गाइडलाइन के अनुसार जिन कामों की छूट दी है, तेंदू पत्ते की तुड़ाई होनी है, फसल की खरीदी होनी है, अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, उन इलाकों में चालू करेंगे। और नंबर 3, जहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ भी एक भी पॉजिटिव पेशेंट्स कोरोना का नहीं है, वहाँ हम सामान्य गतिविधियां, सारी सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम वह गतिविधियां चालू करेंगे। उसके लिए भी हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जी, तो ये कहा जाए, ये माना जाए कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन 20 तारीख के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल, जब तक यहाँ स्थिति नहीं सुधर जाती। और मेरा अपना विश्वास है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट था वो आ चुका है। आने वाले समय में और पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि हम टेस्ट लगातार कर रहे हैं। लेकिन स्थिति अब कंट्रोल में है, हम तेजी से नियंत्रण कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जब तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 3 तारीख के बाद होगा या बीच में हो जाएगा? ना, हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है पहले भी कुछ हो जाए। वो कहा जा रहा है कि जो ये सीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है वो आपके भीलवाड़ा मॉडल के ही तहत हुआ है। उसी तरीके का ये मॉडल जो है वो तैयार किया गया जो राजस्थान में सबसे पहले हुआ। तो क्या कहना है आपका कि आपका मॉडल सक्सेस हो गया? हाँ, नहीं, सक्सेसफुल मॉडल है ये, जिसमें रूथलेस कंटेनमेंट की बात की गई है। और जैसे ही ये मालूम पड़ा कि भीलवाड़ा में 27 मरीज आ गए थे, तो इमीडिएटली हम लोगों ने जो कर्फ्यू लगाया वहाँ पर, और सिटी में अलग लगाया और बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में अलग लगाया गया। सारी मूवमेंट रोडवेज के भी और कॉमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स के रोक लगा दी गई। और जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी मैपिंग की गई और क्वारंटाइन में रखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। सारे हॉस्पिटल्स को भी और हॉस्टल को भी सबको लेकर के वहाँ पर उनको रखा गया। और सबसे बड़ी बात है, करीब 3000 टीमें बना करके वहाँ पर करीब 6 लाख हाउस होल्ड को, मतलब 32 लाख लोगों को उनकी स्क्रीनिंग की गई, जिससे कि जो पेशेंट आते गए तो उनको कम से कम क्वारंटाइन में रखते गए। इस प्रकार से हम लोगों ने जो मॉडल बनाया उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और उसको मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए अन्य राज्य भी कर सकते हैं।
और मैंने भी सबको पत्र लिखा है, जो मॉडल था भीलवाड़ा का जी उसको मैंने सबको भेजा है, सब मुख्यमंत्रियों को। जी आप देखें, उचित लगता है आपको तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। जी, इतनी जल्दी लॉकडाउन को हटाने का जो फैसला है वो इतनी जल्दी और जल्दी में नहीं लिया जा सकता है, खास करके आप इसलिए क्योंकि लॉकडाउन करना है और लॉकडाउन किया, ये सबसे पहला फैसला आपने किया था। लॉकडाउन लगाया गया है और राज्यों के अलग अलग प्रोफाइल होती है। कहीं पर राज्यों में ज़्यादा पेशेंट है, कहीं पर ज्योग्राफिकल एरिया अलग तरह का है, कहीं पर पब्लिक का बिहेवियर अलग तरह का है। हर राज्य को सोचना पड़ेगा किस रूप में वहाँ पर हमें फैसला करना है। भारत सरकार की एडवाइजरी आती है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, चाहे वो गृह मंत्रालय की हो, हम लोग फॉलो करते हैं। पर हर राज्यों को जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग टू फैसले करने पड़ते हैं। हम चाहेंगे कि किस प्रकार जो आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है, रोजगार लोगों को है नहीं उनके पास में, आखिर होगा क्या, उनका हम कैसे ख्याल रखें। और साथ में स्कूल कॉलेजेस, आपका खुद का मॉडल क्या है अशोक जी? आपका खुद का मॉडल क्या है लॉकडाउन के लिए? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए? नहीं देखिए मैडम, इसको एकदम तो हटा नहीं सकते, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कौन कौन फील्ड में हम लोग थोड़ा उनको छूट देना शुरू करें लोगों को, और किस गांव के अंदर हमारी क्या भूमिका हो। शहरों में अलग प्रोफाइल है, वहाँ अलग ध्यान रखना पड़ेगा। हम सोचेंगे किस प्रकार से कहाँ का छूट मिल सकती है पहले प्रथम फेज में, वो हम फैसला करेंगे। कैप्टन, ये लॉकडाउन का एक इम्प्लीकेशन या एक जो उसका फॉल आउट है वो इकोनॉमिक फॉल आउट है, और पंजाब में अभी हार्वेस्टिंग का सीजन है। आपको भी पता है कि खेतों में वो फसल भरी पड़ी है लेकिन कटी नहीं है। तो इससे आप कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब के लिए कि अपनी फसल को सहेज के रखना। No challenge at all. We are prepared. We have vast experience in this matter. मैंने पता नहीं पिछली गवर्नमेंट में 10 फसलें उठाई थी, इस गवर्नमेंट में भी 8 हो गई हैं। So we are well prepared for everything. All our mandis are ready. जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी हमने प्लान किया। जैसे 1800 मंडी मेरी होती थी हर साल, इस साल 300 मंडी कर दी हमने, ताकि कांटेक्ट ना हो। फिर उनकी मार्किंग्स की हैं कि कहाँ ट्रॉली आएगी, कहाँ लोग खड़ेंगे। वहाँ पुलिस फोर्स भी गई है, हमारे गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस एक सर्विसमैन की ऑर्गेनाइजेशन वो भी लगी है, सीनियर डिवीजन एनसीसी की वो भी लगी है। सभी वी आर कवरिंग द टोटल जो पंजाब का जो मंडी का है, और वो होगा। और एक जैसे एक मंडी में 2 गांव हैं, एक आज जाएगा, एक कल को जाएगा, एक फिर नंबर 1 फिर परसों चला जाएगा। इस किस्म का हमने सरकार प्लानिंग की है। वी हैव नो ट्रबल। आज हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है और मैंने पंजाब के लोगों से वादा किया है कि 31 मई से पहले हम एक दाना उठा लेंगे। एक बात बताइए कैप्टन, कि लेबर जो है वो मोस्टली माइग्रेंट लेबर होती है, तो उनको आप कैसे लाएंगे? कैसे, हाउ विल यू मेक देम कम टू पंजाब? वो कैसे पंजाब आएंगे? कैसे फसल की कटाई ढुलाई करेंगे और कैसे वो फिर फसल मंडियों में जाएगी? मंडी में कैसे जाएगी? मंडी में कैसे कांटेक्ट का सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, ये तो मैंने समझा, लेकिन जो लेबर है उसको आप कैसे ला रहे हैं? हमने तो अपनी जो पंजाब की जो हमारे पंजाब के जो लेबर है वो हमने वापस ही नहीं जाने दी। जो आपने देखी थी टेलीविज़न पे, आपने ही दिखाया होगा कितने लोग जा रहे हैं दिल्ली के साथ। हमारा एक पंजाब से नहीं गया, एक नहीं गया, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री को भी और लोगों को कहा ये 2 हफ्तों में फिर हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको रखो, आप उनको उनकी रहायश दो, आप उनको रोटी दो और आप दिहाड़ी दो। और सब इंडस्ट्री में लुधियाना में जहाँ भी है उन्होंने लोग रखे हैं, तो एक भी हमारा पंजाब लेबर नहीं गया। हम उनकी मुफ्त की रोटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उनके लिए, और हमें कोई लेबर की कमी नहीं पड़ेगी। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि 20 तारीख के बाद कैसे लॉकडाउन का जो माहौल है इसे खोला जाए। हरियाणा जो है उसके 2 इम्पॉर्टेंट हब जो हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो कि एनसीआर के पार्ट हैं, दोनों बिजनेस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी सिटीज़ हैं। आप कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग है? अनुराधा जी, ये ठीक बात है कि लॉकडाउन के पहले फेज के बाद
दूसरे फेज के भी 7वें दिन एक प्रकार से इस प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी जिसमें हमारी गतिविधियां, आर्थिक जितने भी संस्थान हैं उनकी गतिविधियां किस प्रकार से चालू हो जाएं, उद्योग कैसे चालू हों। लेकिन जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो रेड जोन है उसमें भी कंटेनमेंट एरियाज, इनका ध्यान रखते हुए हम हर एक क्षेत्र के अंदर जो भी अपेक्षित गतिविधियां व्यवस्थाएं बना करके हम करेंगे। इसके लिए जैसे रेड जोन में हमारे 4 जिले हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूह है और पलवल है। अब इन 4 जिलों में कुछ एरियाज कंटेनमेंट जो एरियाज हैं जहां के संक्रमण ज्यादा है, औसत से ज्यादा है, इन एरियाज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी स्थानों पर अलग अलग संस्थानों के ऊपर हमने काम को शुरू करने के लिए व्यवस्था बनाई है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी हर लेवल पर रहेगी, वो वार्ड और बूथ लेवल पर भी रहेगी और वो ब्लॉक स्तर पर भी रहेगी, जिला स्तर पर भी रहेगी। छोटे संस्थान को ब्लॉक लेवल पर ही हम उनको निरीक्षण करके और उनको एक अनुमति देंगे कि इन स्थानों पर वो कर सकते हैं। जितने नॉर्म्स हैं, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग के प्लान, ये तो हम छोटे लेवल पर वहीं करेंगे, लेकिन जो बड़े संस्थान हैं जहां बड़ी संख्या में लेबर काम करती है, उनको हमारी जो स्टेट लेवल की डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उनको अनुमति देंगे। हर 5 दिन के बाद उन स्थितियों का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करेंगे। जब भी कभी कोई उल्लंघन करेगा उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये चूंकि कंटेनमेंट एरिया और जो जोनिंग है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से हर दिन बदलेगी भी सही। तो जिस क्षेत्र को नए सिरे से घोषित किया जाएगा कंटेनमेंट एरिया अथवा जोनिंग में रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, उन स्थानों पर इन गतिविधियों को रोका जाएगा और जो ऑरेंज और ग्रीन की तरफ बढ़ते जाएंगे उन स्थानों पर गतिविधियां हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार की सारी योजना हम जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम की ओर से डायरेक्शन मिली है उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे। गुरुग्राम में बहुत ज्यादा है, वहाँ उनके आईटी का हब कहा जाता है एक तरीके से। क्या उसको आप खुलने का इंडिकेशन न्यूज़ 24 के माध्यम से दे रहे हैं? क्या 20 तारीख के बाद आईटी इंडस्ट्री के लॉकडाउन का जो पीरियड है वो खत्म होगा? जिन इलाकों में रेड जोन में वो नहीं आते, कंटेनमेंट एरिया से बाहर जो इंडस्ट्री आईटी की है, वहां पर 50% तक खोलने की परमिशन ये उनको दी जाएगी। लेकिन जहां पर ये अभी कंटेनमेंट एरिया में है, क्योंकि अभी गुरुग्राम में कोई 16 क्षेत्र ऐसे हैं जो कंटेनमेंट एरिया में है, क्योंकि कॉलोनी को ही कंटेनमेंट एरिया में लिया गया है। यदि उनके संस्थान उस एरिया के अंदर आते हैं तब तो वो नहीं खुलेंगे, यदि उस एरिया के बाहर हैं तो उनको खुलने की संभावना बनती है। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 20 तारीख से पहले इसकी तैयारी कर लेंगे कि कौन सा आईटी का संस्थान खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। पूर्ण रूप से बंद कोई नहीं रहेगा, लेकिन एरिया वाइज का डिसीजन हम लेंगे और आईटी में भी 50% की कैपेसिटी के ऊपर इस काम को किया जाएगा, अभी 100% पर इस पर नहीं किया जाएगा। आज जो स्थिति है पूरे देश में और पूरे हर राज्य में, तो उस वक्त में आप, चूंकि आप एक विपक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं कांग्रेस की सरकार, लेकिन आप फिर भी साथ में खड़े हैं, पूरे देश के साथ खड़े हैं। ये बीमारी केवल ये राजनीतिक दल के कारण से आया है ऐसा तो नहीं है, ये तो पूरे देश के सामने समस्या और सबको मिल के इसको लड़ना चाहिए और हम लड़ रहे हैं। जो भी भारत सरकार का गाइडलाइन आ रहा है हम बराबर पालन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा पालन हम कर रहे हैं। पूरा सहयोग आप दे रहे हैं? जी, हम पूरा सहयोग है हमारा। और इसी कारण से देखिए जो हमारे जो लोग बाहर हैं उसको भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे लोग गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे साउथ के किसी प्रदेश में, उनसे जो संपर्क में आ रहे हैं और जो हमसे सहायता मांग रहे हैं उनको हम सहायता दे रहे हैं। आप लोगों ने कोई डिमांड रखी है केंद्र सरकार के सामने? आपने कोई, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोई डिमांड रखी है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें ये चीजें चाहिए आपसे? जितनी जरूरतें हैं उसके हिसाब से आर्थिक मदद हर राज्य को करने की आवश्यकता है और अभी तक केंद्र ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इस दौर से गुजरने के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? आपने अपनी खुद की प्लानिंग क्या की है कि अगर कोरोना, अगर आपके खास करके छत्तीसगढ़ में कंटेन्ड हो गया और छत्तीसगढ़ में ये फैला नहीं, तो आप अपनी इंडस्ट्री को, अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइवल के लिए कैसे क्या करेंगे? अभी तो हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट बंद हो गया है क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं, ट्रांसपोर्टिंग तो हो नहीं रहा है।
हमारे यहाँ स्टील के प्लांट हैं, तो आयरन ओर के जितने खदान हैं वो बंद हो गया, क्योंकि उसको उत्पादन करके रखेंगे कहाँ, केवल पावर प्लांट चल रहा है। और बिजली की भी जो डिमांड है वो घट गया। पहले हमारे राज्य में हमको 4200 मेगावाट की जरूरत पड़ती थी, अब 3000 से भी कम की डिमांड होने लगी है। तो ये सारे उत्पादन जो है, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो और दूसरे प्लांट हैं, इसका उत्पादन तो निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। और इसको फिर से शुरू करने में तो निश्चित रूप से समय लगेगा, वक्त लगेगा। अच्छा हेमंत जी, एक बात बताइए कि जब आपके प्रदेश में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया था, उसी वक्त आपने डिसीजन ले लिया था और लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन आज जब बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लॉकडाउन, सेकेंड स्टेज ऑफ लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो आपके मन में अभी भी कोई ऊहापोह, कोई असमंजस की स्थिति तो नहीं है? मैडम, ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी स्थिति फिर भी थोड़ा मतलब हम कहेंगे कि हम लोग एक बेहतर स्थिति पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी स्थिति और बदतर होंगी, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं। लगभग 7 लाख के अराउंड जो हमारे डाटाबेस में लोग आए हैं, और वो उन्हीं जगहों पर सबसे अधिक फंसे पड़े हैं जहां सबसे अधिक लोग आज संक्रमित हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, गोवा हो, इन्हीं जगहों पर। और लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, जब लोग बड़ी तेजी से एक बाढ़ के रूप में हमारे वापस घर की ओर आएंगे, उस समय हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा। पता नहीं, ये बीमारी तो, ये संक्रमण तो हवाई जहाज से आया है इस देश में, अब हमारे सड़कों से, ट्रेनों से, कहां से आएंगे यहाँ पर हमारे लिए। और चूंकि हमारा राज्य ऐसा है कि लगभग 24 जिला में से एक जिला छोड़ करके बाकी सभी जिला अंतर राज्यों से जुड़ते हैं, और उस समय हमारे लिए चुनौती बढ़ेगी। इसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया है कि उस समय हमें बड़े पैमाने पे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ेगा। इसमें राज्य सरकार की बूते की बात नहीं होगी। इसके लिए हमें अतिरिक्त मुझे आर्थिक रूप से भी और संसाधनों से भी हमें मदद करनी होगी। साथ साथ में हमारे इस राज्य में, देश के अंदर जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और भी पारा मिलिट्रीज हैं, इनकी भी हमें आवश्यकता होगी। उनकी भी तकनीकी जो दक्षता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी आज हम लोगों की स्टेट की जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है, पूर्व से ही जो हमें आभास था कि आज ऐसी स्थिति आएगी, इसको लेकर के जब हम लोगों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की, हमने 2 क्षेत्रों में पहले प्राथमिकता दिया। एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य सेवा पर। और इसके बावजूद भी लगभग 2 लाख लोग हमारे राज्य के अंदर घुसे क्वारंटाइन, लॉकडाउन के बीच में। हम हिमाचल की बात करते हैं, और हिमाचल का जो है प्रदेश, टूरिज्म पर उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है। टूरिज्म के लिए, और पूरे के पूरे हिमाचल जो है उसकी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट जो है वो टूरिज्म से आता है। इस कोरोना के संक्रमण के दौर में देखा गया, कोविड-19 में, कि टूरिज्म जो है वो ध्वस्त हो गया है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है। तो आप इससे कैसे निपटेंगे? आपकी सरकार इससे कैसे निपटेगी? ये हमारे लिए सब कुछ बड़ा चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश में तो जैसे ये सारा कोरोना वायरस का मामला पूरे देश में फैलने लगा, तो सबसे पहले हमने जो कार्रवाई की है उसमें स्कूल कॉलेज बंद करना, धार्मिक स्थानों में हमने आना जाना बंद कर दिया, और उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को हमको बंद करना पड़ा, टूरिज्म को बंद करना पड़ा। जो भी टूरिस्ट यहाँ हिमाचल प्रदेश में आने जाने का जो क्रम होता था उसको हमको रोकना पड़ा। ये रोकना इस वजह से पड़ा क्योंकि उसकी वजह ये है कि दूसरे प्रदेशों से जहाँ कोरोना फैल रहा था, तो वहां के लोग हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में निकलने लगे, क्योंकि उनको लगा कि सुरक्षित स्थान है जहां पर जाकर के हम
रह सकते हैं, सुरक्षित रहेंगे, वो उनकी भावना अच्छी थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि कौन आदमी कोरोना वायरस से का कैरियर बनकर के हिमाचल में आ जाएगा। इसलिए हमको अल्टीमेटली निर्णय लेना पड़ा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का आय का सबसे बड़ा साधन है, और उस टूरिज्म इंडस्ट्री को हमको बंद करना पड़ा, टूरिस्ट को बंद करना पड़ा। और आर्थिक दृष्टि से पूरे देश को भी तो नुकसान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको आप कब तक बंद रखेंगे? कब तक आपके विचार से कब तक टूरिज्म को, हिमाचल प्रदेश को बंद रखना चाहिए? अभी तो मुझे जो हालात लगते हैं कि इस बार का जो हमारा टूरिज्म का जो पीक सीजन जो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहता था, अभी तो मुझे लग रहा कि ये इस बार का टूरिज्म का सीजन जो हमारा बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है। बहुत ज्यादा लोग आने की परिस्थिति में भी नहीं हो पाएंगे, और खास तौर से कोरोना अभी देश में जिस तरह से अभी लगातार जो है जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, उस सारी चीज को अगर हम देखें तो अभी तक कहना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा वक्त और लगेगा ऐसे में, और उस वक्त में ये सीजन तो हमारा डिस्टर्ब हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, अगर देश में परिस्थितियां थोड़ी सुधर जाती हैं और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी नए मामले आने बंद हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को शुरू कर देंगे। जयराम ठाकुर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयराम ठाकुर आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।